खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोर्स से करना चाहेंगे। आइए देखिए, यहाँ 4 लाइनें सुंदर से दी गई हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब आपका संकल्प दृढ़ है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी सफलता के लिए निरंतरता बनाए रखिए, आप सफल होके ही रहेंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आज का सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारियां हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें सेशन का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार प्रदान किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको जरूर याद रखना है। देखिए, पहला दिया गया राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल। अब यहां पर हम जाने कि यह संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में, तो इसका गठन कब किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके मुख्यालय के बारे में बात करें मित्रों, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इनके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी जो हैं इनके प्रमुख हैं। अगर हम बात कर ले मित्रों यहाँ पर यूनेस्को से संबंधित, तो हाल ही में हमने यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में भी पढ़ा है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, एंजेला मार्केल को दिया गया है। और ये किस कारण दिया गया है? तो शरणार्थियों की रक्षा करना या शरणार्थियों के बारे में अत्यधिक सोचना या उनके लिए हमेशा तैयार रखने के लिए एंजेला मार्केल जी को यह दिया गया है शांति का पुरस्कार यूनेस्को का। और अगर हम बात करें एंजेला मार्केल से, तो ये पूर्व की जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ शोल्ज जो है जर्मनी के वर्तमान में क्या है? चांसलर हैं। अब अगर हम बात कर ले यहाँ मित्रों पश्चिम बंगाल से, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में चर्चा में रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल मंदिर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये आइकॉन का हेडक्वार्टर जो होगा, ये हेडक्वार्टर होगा। और कब तक इसका समय दिया गया है? तो 2024 तक का समय दिया गया है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। और किस देश में है? कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन है। और ये अंकोर वाट का मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी क्रम में अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें यूनेस्को से संबंधित, तो भारत में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में कितने स्थलों को चुना गया है? तो 40 स्थलों को चुना गया है। अब हम जाने कि इसमें 39वां कौन है? तो 39वां जो है रामप्पा मंदिर है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना। और 40वां कौन है? तो धौलावीरा है। और ये कहां से संबंधित है? ये गुजरात राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। अगर हम बात करें यूनेस्को के द्वारा
अमूर्त विरासत के रूप में कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है? तो टोटल 14 स्थलों को चिन्हित किया गया है। 14वां कौन है? तो दुर्गा पूजा जो है मित्रों, ये अमूर्त विरासत के रूप में 14वां चिन्हित किया गया था। अगर हम बात करें हाल ही में गरबा नृत्य कहां से संबंधित है? ये गुजरात राज्य का है और गुजरात राज्य के द्वारा गरबा नृत्य को अमूर्त धरोहर के रूप में चिन्हित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात कर ले यहां पर यूनेस्को से संबंधित जो 40 स्थल हैं, इनकी कैटेगरी बटी हुई है। यहां से भी प्रश्न बना है, तो इसमें 32 जो स्थल हैं ये सांस्कृतिक हैं, जबकि 7 स्थल जो हैं ये प्राकृतिक हैं और एक स्थल जो है ये आपका मिक्स स्थल के रूप में है। आपको याद होगा मित्रों कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनेस्को के द्वारा लिविंग रूट के रूप में किसे चिन्हित किया गया था? तो लिविंग रूट के रूप में मेघालय के लिविंग रूट को यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया गया था। अगर हम बात करें ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किन 2 शहरों को चुना गया है? तो पहला आपका हैदराबाद जो सबसे पहले 2019 में चिन्हित किया गया था और दोबारा 2022 में भी चिन्हित किया गया। हैदराबाद और मुंबई 2 शहर ऐसे हैं जो यूनेस्को के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। आइए इसी क्रम में यूनेस्को का एक फिगर देखें। कभी कभी आपको इस संस्थान से इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो यहां देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की सीरीज मित्रों आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर नोट डाउन करते रहिए। देखिए इंडेक्स से आने वाली परीक्षाएं या विगत जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें अगर देख लेंगे तो इंडेक्स से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। तो यहां देखिए पूछा गया है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखिए पहला दिया गया 132वां, दूसरा 150, तीसरा 136 और चौथा 180। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, या विकल्प नंबर ए सही होगा। भारत का स्थान जो है ये कौन सा है? 132वां है। आपको यहां ध्यान रखना है कि ये जो सूची जारी की गई है ये 2021 के लिए जारी की गई है। अगर हम बात करें 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 131वां था और वहां 2021 में लगभग जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा परीक्षाओं में यह प्रश्न आपको दिखाई देगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो आप जरूर याद रखिएगा कि 2021 की बात करें तो भारत का स्थान यहां पर 132वां है। अगर 2020 की बात हो तो यहां पर इसका स्थान 131वां था। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है कि यह किस संस्था के द्वारा जारी होता है? तो UNDP इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी होता है। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आपको इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है। इसी क्रम में एक सीरीज हम देखें मित्रों जो कि अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा हमारी परीक्षाओं के लिए कि विगत कुछ इंडेक्स जारी जो हुए हैं उनको हम रिकॉल कर लें कि इस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए यहां कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स दिए गए हैं। अगर विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो यहां से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। देखिए पहला दिया गया है ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना है? 112वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 135वां है। अगर बात करें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में 180वां यह अंतिम स्थान है। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150 था और इसके पहले 142 था और 8 अंक की गिरावट आई है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की तो इसका स्थान जो रैंक है इंडिया का 136 है। सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 120 है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक तो यहां पर 43 है। अगर बात करें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की तो यहां पर 46 है। अगर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 तो यहां पर 83वां है। और अगर बात कर ले भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की तो यहां पर स्थान
85वां है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, आपको एक से अधिक बार रिकॉल करना है। और अगर आप यकीन मानिए इन इंडेक्स को रिकॉल रखते हैं, याद रखते हैं, जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे आपका इंडेक्स से आने वाला प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। आप अपनी एनर्जी को बनाए रखिए और लगातार बने रहिए। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिवस को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया? यहां देखिए पहला दिया गया 2 सितंबर, दूसरा 5 सितंबर, तीसरा दिया गया 8 सितंबर, चौथा दिया गया 16 सितंबर। अब यहां पर हमारा सही विकल्प जो है मित्रों, यह विकल्प नंबर सी सही होगा। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? शरीर के विभिन्न अंगों में पुराने दर्द, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी के द्वारा अनेक रोगों से निजात पाने के लिए विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य एकमात्र है कि फिजियोथेरेपी के क्षेत्र के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अब इसी क्रम में हम लोग सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को हमने कलेक्ट किया है। अगर उन दिवसों को अगर हम रिवाइज कर ले, देख ले, तो आने वाले परीक्षाओं में हमारा ये जो दिवस है यहां से प्रश्न गलत होने वाले नहीं होंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देख लें। अभी हाल ही में हमने 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में भी हाल ही के एपिसोड में उसके बारे में पढ़ा है, तो वहां उसके बारे में कंटिन्यू करते हुए हम यहां अगला सीरीज में देखेंगे। देखिए विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी, यहां देखिए 2 प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं। आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए या अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस पूछा जाए तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया? तो 1962 ईस्वी से मनाया जाना प्रारंभ किया गया। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के स्मृति में मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहां पर विश्व साक्षरता दिवस जिसकी भी बात हो रही थी मित्रों, तो देखिए 8 सितंबर को हम लोगों को ध्यान रखना है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, साथ ही साथ विश्व साक्षरता दिवस का भी आयोजन किया जाता है। अगर यहां पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा जाए तो आपको याद रखिए 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें हिंदी दिवस की तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस की बात अगर की जाए मित्रों तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप ये कंफ्यूजन मत होने दीजिएगा, जरूर इसके साथ रिकॉल करिएगा। जब हिंदी दिवस पढ़िएगा तो 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस पढ़िए तो उस जगह पे आपको 10 जनवरी याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो दिया गया राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, ये 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। अगर विश्व नदी दिवस की बात करें 26 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो 30 सितंबर को। आने वाली सीरीज में एक से अधिक बार हम इसको रिकॉल कर लेंगे तो यकीन मानिए यहां से दिवस से आने वाले सितंबर माह के प्रश्न सारे के सारे आप सही करके आएंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा चाहत नाम का संबंध किससे है? यहां देखिए एक विशेष प्रकार की बीमारी, दूसरा वर्षा जल संचयन योजना, तीसरा उपग्रह का नाम और चौथा दिया गया है शिक्षा की एक योजना। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी है। इसका संबंध क्या है? ये वर्षा जल संचयन की एक योजना है, क्योंकि आने वाले समय में जल का संचय अत्यंत आवश्यक है और जल का संचय के जितने भी उपाय हो सकते हैं प्रत्येक नागरिकों को जरूर करना चाहिए। जल की संचय के प्रति जागरूकता जरूर होना चाहिए। यह जो योजना है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल योजना। कौन सी योजना मित्रों? हर घर जल योजना। ये इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2024 तक का रखा गया है। अभी हाल ही के एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश का पहला आरओ वाला गांव कौन है? तो भरतौल, जो कि कहां है? बरेली, जो कि बरेली से संबंधित है। और साथ ही साथ यहीं पे हमने देखा था कि पहला हर घर जल
प्रमाणित जिला कौन था? तो ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है ये प्रमाणित, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है। और राज्य के बारे में बात करें तो गोवा है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन और दीव है। इसी क्रम में अगर हम उड़ीसा से संबंधित देखें तो उड़ीसा को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं ये नवीन पटनायक जी जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है रज पर्व, रज पर्व या रजा पर्व, या आप हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है नुआखाई, नुआखाई जुआर, नुआखाई जुआर योजना कहां से संबंधित है? तो ये सारी योजनाएं जो हैं उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें चिल्का झील की, चिल्का झील की, तो भारत की पहली आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित होने वाला स्थल कौन सा है? तो ये चिल्का झील है। तो भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? 75 है, जो कि 2022 तक हमारा लक्ष्य कितना था? 75 आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना। साथ ही साथ सर्वाधिक आर्द्र भूमियां कहां हैं? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में है। कितनी है? 14 है। और उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे कितनी है? 10 आर्द्र भूमियां हैं। अगर हम बात करें जल के संचय से बात हो रहा था, तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है 22 मार्च को, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 अप्रैल की बात कर लें यही मित्रों, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 22 मई की बात करें तो विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है सारी जानकारियां आपको पसंद आ रही होंगी। आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा। आइए मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखें अगला प्रश्न। हाल ही में गूगल ने भूपेन हजारिका जी का डूडल बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन्हें भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया? यहां देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पद्म विभूषण, और यहां पर आपको याद रखना है भारत रत्न के द्वारा कब सम्मानित किया गया था। हमारे जो विकल्प दिए गए पहला 2020, दूसरा 2021, तीसरा 2018, चौथा 2019। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर डी सही होगा 2019। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले व्यक्ति जो थे भूपेन हजारिका, ये कहां से संबंधित थे? असम राज्य से संबंधित थे। ये संगीतकार, गीतकार और अभिनेता, साथ ही साथ कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। अगर हम बात करें दूसरे कौन थे, तो प्रणव मुखर्जी जी थे। साथ ही साथ तीसरे कौन थे? तो नानाजी देशमुख। इन 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब यहां पर अगर हम बात करें मित्रों कुछ अन्य जानकारी के बारे में भारत रत्न से संबंधित, तो भारत रत्न सबसे पहले कब दिया जाना प्रारंभ किया गया? तो 1954 ईस्वी में सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया। किन किन व्यक्तियों को दिया गया? यहां से भी प्रश्न लगातार बना है, तो आपको याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, साथ ही साथ दूसरे राजगोपालाचारी जी और सीवी रमन जी, ये 3 व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 ईस्वी में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी। अब यहां से हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बन सकते हैं अगर हम देखें, तो हमने 2019 का देख लिया और उसके बाद हमने पहले जो भारत रत्न जिनको दिया गया था उनसे संबंधित चीजों को देख लिया। अगर हम बात करें हाल ही में एक भारत की कोकिला या भारत कोकिला के
नाम से किन्हें जाना जाता था? तो लता मंगेशकर जी को जाना जाता था। इनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया है। तो इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 ईस्वी में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम यही बात करें, भारत का द्वितीय सम्मान जो पद्म पुरस्कारों के नाम से जाना जाता है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 की अगर हम बात कर लें, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो टोटल 128 व्यक्तियों को दिया गया है। किन किन व्यक्तियों को दिया गया है? तो हम यहां देखें, पहले जो 4 पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण सम्मान 4 व्यक्तियों को दिया गया। फिर 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और 107 व्यक्ति जो हैं ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप टोटल आपको ध्यान रखना है कि 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण और 107 व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में यहां पर देखिए भूपेन हजारिका जी का पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इनके नाम पे असम राज्य में एक पुल का नाम ढोला सदिया पुल था, उसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका पुल रखा गया। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि ढोला सदिया का पुल का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? भूपेन हजारिका पुल किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि तेल का कुआं भारत में सबसे पहले किस राज्य में खोदा गया? तो वो असम राज्य के डिगबोई में खोदा गया। अगर बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया? तो चेनाब नदी पर बनाया गया। और यह किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया गया? यहां रैनसमवेयर के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है पहले भी। इसका मतलब क्या है? रैनसमवेयर का मतलब दुर्भावना से बनाया गया सॉफ्टवेयर जो कि दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उनकी जानकारियों को हैक कर लेना या चुरा लेना, या इसी को रैनसमवेयर के रूप में जाना जाता है। अब यहां बात हो रही है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये विकल्प जो दिए गए, पहला ब्रिटेन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूएसए, चौथा जापान। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर ए सही होगा। ब्रिटेन और अन्य 26 देशों के बीच में वर्चुअली मोड में रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो आने वाले समय में जो साइबर अटैक होते हैं, उन साइबर अटैक से निजात पाना या साइबर अटैक से सुरक्षित अपना जो जानकारियां हैं, खुफिया जानकारियां हैं, उनको सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अगर हम देखें अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में, तो यहां देखिए कुछ बिंदु लिखे गए हैं जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम बात करें, हाल फिलहाल के दिनों में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, ये चर्चा में रही हैं। तो कौन है? तो लीज ट्रेस जो हैं, ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और महिला के रूप में ये तीसरी हैं। कौन है मित्रों? महिला के रूप में तीसरी हैं। साथ ही साथ यहाँ की ब्रिटेन की गृह मंत्री भी चुनी गई हैं। ये भारतीय मूल की कौन है? सुएला बेबर मैन है। अब यहां से आप इस प्रश्न की प्रासंगिकता इस आधार पर समझ सकते हैं कि जब बोरिस जॉनसन जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान भी यहां की गृह मंत्री भारतीय मूल की महिला थी। उनका क्या नाम था? तो वहां से भी प्रश्न बना था, तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। इसी कारण आपको ध्यान रखना है कि बोरिस जॉनसन जी के समय में यहां की गृह मंत्री के रूप में कौन थी? तो प्रीति पटेल। आपको याद होगा यह प्रश्न बना हुआ था, प्रीति पटेल भारतीय मूल की किस देश की गृह मंत्री नियुक्त की गई हैं? तो ये ब्रिटेन की गृह मंत्री नियुक्त की गई थी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के दौरान में सुएला बेबरमैन जो थी, ये
महान्यायवादी कौन थी? तो ये सुएला वेबर वेन थी। जबकि लिज ट्रेस के दौरान अब ये क्या बन गई हैं? गृह मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें बोरिस जॉनसन के कार्यकाल के दौरान में वित्त मंत्री कौन थे? तो जिनको पराजित करके लिज ट्रेस प्रधानमंत्री बनी है, ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के भी थे, यही क्या थे? वित्त मंत्री थे। अब यहाँ कुछ युद्धाभ्यास दिया गया है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम बात करें मित्रों मालाबार युद्धाभ्यास, तो ये क्वाड देशों के बीच में आयोजित होता है। अब क्वाड देश कौन कौन से हैं? तो आप पुनः इसको रिकॉल कर लीजिए। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, भारत है। इन देशों को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें काजिंद की, तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? काजिंद। अल नगा की बात करें तो यहां पर याद रखना है ओमान और भारत के बीच में अल नागा युद्धाभ्यास होता है। अगर हम बात करें पिच ब्लैक की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्धाभ्यास कौन सा आयोजित किया जाता है? तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास। अगर बात करें दष्टलिक की, तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में आयोजित होता है। स्लीनेक्स की बात करें तो श्रीलंका, स्लीनेक्स और मित्र शक्ति, ये दो युद्धाभ्यास किसके साथ होते हैं? श्रीलंका। अगर हम लामीतीय की बात करें तो सेशल्स और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? लामीतीय युद्धाभ्यास होता है। अगर हम बात करें सूर्य किरण की, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में आयोजित होता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस स्थान पर QSRAM, इसका फुल फॉर्म जो है क्विक रिस्पांस सरफेस एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया पोखरण, दूसरा चांदीपुर, तीसरा फ्रेंच गुयाना, चौथा हरिकोटा। यहां हमारा जो सही विकल्प है मित्रों ये चांदीपुर होगा। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा ये इसका सफल परीक्षण किया गया। अब यहां जैसा कि प्रश्न में ही लिखा गया है क्विक रिस्पांस सरफेस एयर मिसाइल यह है और इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। अब यहाँ DRDO के हाल ही में प्रमुख नियुक्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। DRDO का गठन या स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को DRDO का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ मित्रों? नई दिल्ली में है। और समीर कामत जी यहाँ के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जी सतीश रेड्डी जी के स्थान पे किसे नियुक्त किया गया है? तो जी सतीश रेड्डी जी के स्थान पे समीर कामत जी को नियुक्त किया गया है। अगर यहां बात करें हम पोखरण की, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, यह कब किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था पोखरण में। अगर हम बात करें दूसरा कब किया गया था, तो 1998 ईस्वी में यह भी पोखरण में किया गया था। और यहां पर प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और यहां पर इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। और यह 11 मई को आयोजित किया गया था। इसी कारण तकनीकी दिवस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें GSAT 24 का सफल परीक्षण कहां से किया गया? फ्रेंच गुयाना के कौरू से किया गया। अगर हम बात करें इसका व्हीकल क्या था? एरियन 5 के द्वारा GSAT 24 का सफल परीक्षण किया गया। और आपको याद होगा कि टाटा के द्वारा किसे लीज पे लिया गया है? तो यही जो आपका फ्रेंच गुयाना कैरू जो स्टेशन है, इसी को टाटा के द्वारा लीज पर लिया गया। आइए इसी क्रम में देखें, यहां महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको बताए जाने की कोशिश की गई है। देखिए भारत का नया सुरक्षा कोष QRSAM और DRDO के बारे में दिया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका देखिए जो ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा टीबी मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला दिया गया नरेंद्र मोदी, दूसरा दिया गया मनसुख मंडाविया, तीसरा दिया गया द्रौपदी मुर्मू, चौथा दिया गया जगदीप धनखड़। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा
टीबी मुक्त भारत अभियान पुनः जीवित किया जाएगा। अगर हम बात करें भारत में टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2025 का रखा गया है। अगर हम बात करें टीबी किसके द्वारा प्रसारित होता है या किसके द्वारा फैलता है, तो जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और इस जीवाणु का क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये टीबी का जीवाणु है। अगर हम बात करें टीबी की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने टीबी की खोज की थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि प्रत्येक वर्ष टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोगी होता है या बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर हम बात करें इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो टीबी हारेगा और देश जीतेगा इसका ध्येय वाक्य है। अगर हम बात करें हाल ही फिलहाल के दिनों में हर घर जल योजना का लक्ष्य कब तक का भारत के द्वारा रखा गया है, तो यह लक्ष्य जो है मित्रों यह रखा गया है 2024। कब तक का, 2024। अगर हम बात करें कार्बन उत्सर्जन या कार्बन न्यूट्रल उत्सर्जन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है, तो 2030 तक का। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स के जो 17 लक्ष्य हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, तो 2030 तक का लक्ष्य जो है ये रखा गया है। अगर बात करें मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां देखिए कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु भी दिए गए हैं, जैसे टीबी उन्मूलन कब तक का भारत का लक्ष्य है, 2025 का। अगर बात करें मलेरिया का, 2030 का। अगर बात करें एसडीजी इंडेक्स का, तो 2030 का। हर घर जल की बात करें तो 2024 का। कार्बन न्यूट्रल की बात करें तो 2030 का। आपको यहाँ एक जीवाणु से होने वाले रोग, आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, आपके प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, तो आप एक ट्रिक याद रखिए, पंडित का टीका न्यू है। इसको 2 बार आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। अब यहां से कौन कौन सी बीमारियां जीवाणु के द्वारा होती हैं आप इसको याद रखिए। पा से यहां आप इसको प्लेग, डी से डिप्थीरिया है, और टा से यहां आप याद रखिए टाइफाइड, साथ ही साथ टिटनेस। टा से टाइफाइड और टा से टिटनेस, और का से काली खांसी। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, न्यू से निमोनिया जो है ये, और हा से जो है ये हैजा। आप पुनः देख लीजिए, पा से आपका प्लेग होगा और डा से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड होगा और यहां पर टा से टिटनेस भी होगा। अगर हम बात करें का से तो काली खांसी होगा, और न्यू से निमोनिया होगा, हा से हैजा। ये सारे रोग जो हैं ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। अगर हम बात करें मलेरिया की, बहुत महत्वपूर्ण है, मलेरिया की खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, जो कुनैन है ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखें। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो यहां देखिए पहला दिया गया नरेंद्र मोदी, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा अमित शाह, चौथा एस जयशंकर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। ये कहां पर किया गया, ये कर्तव्य पथ, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, राजपथ के नाम से जाना जाता था। इसका नाम
परिवर्तित करते कर्तव्य पथ किया गया और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। अगर हम बात करें यहां सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित, तो एक प्रश्न पहला आपको याद रखना है कि नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को किसने संबोधित किया था? तो रूडोल्फ हिटलर ने संबोधित किया था। अगर हम बात करें राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1939 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। यह किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। अगर हम बात करें, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार का भी वितरण किया गया। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद राय जी को दिया गया। जबकि संस्थागत के रूप में गुजरात आपदा प्रबंधन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इनकी महत्वपूर्ण एक कोट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आइए इसी क्रम में हम लोग इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहां जो इसका पहले नाम राजपथ था उसका नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ किया गया। इसकी एक झलक आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका अनावरण करते हुए दिखाए गए हैं। आइए इसी क्रम में इस सेशन का लास्ट प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध गयाजी बांध, नाम भी याद रखना, गयाजी बांध का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो देखिए पहला दिया गया कोसी नदी, दूसरा फाल्गु नदी, तीसरा गंगा नदी, चौथा सोन नदी। यहां जो हमारा सही विकल्प है ये फाल्गु नदी होगा। और ये किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। हाल ही में बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी जो हैं ये बिहार राज्य के 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री के रूप में तो तेजस्वी यादव हैं। अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो फागू चौहान जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो ये बिहार के में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर बात की जाए गंगा डाल्फिन रिसर्च सेंटर, गंगा डाल्फिन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? तो ये बिहार की राजधानी पटना है, यहां पर स्थित है। अगर हम बात करें बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य जो है ये बिहार है। जबकि शिक्षा भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक कहां है? तो केरल राज्य में है। और सबसे कम कहां है? तो ये बिहार राज्य में है। इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है और आपको लास्ट में इन्हीं शब्दों से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।